हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्लास इस चैप्टर का, दैट इज गॉस थ्योरम। स्टूडेंट्स, गॉस थ्योरम बेसिकली क्या डिफाइन करती है? गॉस थ्योरम हमें बताती है कि अगर हमारे पास एक चार्ज हो, हमारे पास क्या हो, एक चार्ज हो, और उसके अराउंड अगर एक सरफेस हो, क्लोज सरफेस हो, और उस क्लोज सरफेस के अबाउट हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना हो, तो फिर हम लोग यूज करते हैं किसका? गॉस थ्योरम का नॉर्मली। तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है? गॉस थ्योरम बोलती है कि अगर हमारे पास एक चार्ज हो, उसके अबाउट टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट करना है थ्रू आउट द एंटायर सरफेस, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो हमेशा इक्वल टू होगा किसके? नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे लिख सकते हैं, E इंटू डी एस, वो इक्वल टू होगा 1/ε टाइम्स इंटू क्यू के। सिंपल, कि जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आउट द सरफेस होगा वो हमेशा इक्वल होगा किसके? मल्टीपल के, रेसिप्रोकल ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम इन विच चार्ज इज केप्ट एंड द चार्ज वैल्यू इसके। तो देख लेते हैं इसे, गॉस थ्योरम। हेलो, गॉस थ्योरम एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है, इसके एप्लीकेशंस का स्टूडेंट 3 मार्क्स में 101% आना ही आना होता है, दैट इज गॉस थ्योरम। It states that the net या the total electric flux around any closed surface एनक्लोजिंग ए चार्ज। कंडीशन क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? हमेशा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, बस यही कंडीशन होती है इसकी मेन। एनक्लोजिंग ए चार्ज इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ द चार्ज of the charge enclosed by surface of the charge enclosed by surface। कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्लोज सरफेस के अबाउट वो किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स इनटू क्यू के। ये थोड़ा सा और इसे बड़ा करके लिख देते हैं फॉर्मूला हम लोग, सेम जैसे यहाँ लिखा हुआ, दैट इज फाई ई इज इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग ई डॉट डी एस के रिप्रेजेंट करेंगे और ये किसके इक्वल होगा? 1/ε टाइम्स इनटू क्यू के। ये था इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट का डेरिवेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा समझ लो क्यों होगा। ये सपोज मेरे पास एक चार्ज था क्यू, ये वैक्यूम में रखा हुआ है फ्री स्पेस में, इसके अबाउट एक क्लोज सरफेस मैंने मान ली, जस्ट लाइक गॉसियन सरफेस की तरह ही मान ली। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक टाइप का इसका, कभी भी हम लोग जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे कभी भी पूरा एरिया नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसका छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, फिर उसे थ्रू आउट द सरफेस एरिया इंटीग्रेट कर देंगे। ये छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया, कितना? वही डीएस, टोटल सरफेस एरिया अगर ऐसे है तो ये डीएस कंपोनेंट। हमें पता है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, है ना स्टूडेंट्स? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही तो है। तो ई डॉट डी एस किसके इक्वल होगा? 1 जिस मीडियम से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो मीडियम की परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन, है ना? रेसिप्रोकल में लेना बस 1/ε इनटू क्यू, सिंपल। ऐसे समझो कि ये जो इनका नेट रिजल्टेंट होगा ये किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा या ई डॉट डी एस के बराबर होगा। ये था मेरा गॉस थ्योरम। नेक्स्ट का प्रूफ देख लो स्टूडेंट्स। प्रूफ करने के लिए हमें एक चार्ज चाहिए। जैसे यहां हमने चार्ज लिया, एक चार्ज ले लिया Q, इसके बाहर हमने एक क्लोज सरफेस मान ली, इसके बारे में क्या मान ली स्टूडेंट्स? एक क्लोज सरफेस। रेडियस जो था उस क्लोज सरफेस का वो ले लिया हमने R, या एक मेटल की सरफेस मान ली जिसका रेडियस R। अब ये पूरा बेसिकली इट्स नॉट ए सर्किल, इट इज बेसिकली सरफेस एरिया, और उसके अंदर चार्ज रखा हुआ है। ये सरफेस एरिया, उसके अंदर चार्ज रखा हुआ है। अब उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, तो इसका हमने टोटल सरफेस एरिया का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, दैट इज एरिया एलिमेंट हमने ले लिया, ये यहाँ ले लिया, ये लगभग मैंने ले लिया वही ds की तरह। तो सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, या सिंपल बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो जब मैं इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा E, तो वो कितना होगा वो हम लोग निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज से किसी सर्टेन डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एक टॉपिक पढ़ा था ना हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वो लगा के हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले कंडीशन लिख देता हूं मैं, कंसीडर ए चार्ज Q is placed in vacuum. A closed surface, S encloses the charge. This is the charge having radius कितना होगा इसका, स्मॉल r, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स अराउंड इट। इसके अबाउट हम लोग फ्लक्स निकाल देते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला सिंपल हमारा कितना होगा, phi E इजिकल टू E डॉट ds, इंटीग्रेट कर देंगे थ्रू आउट द सरफेस। ds क्या है, वही छोटा सा पोर्शन जो हमने लेट किया है। अब E तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ड्यू टू ए चार्ज, पॉइंट चार्ज कितना होता है, एज E इजिकल टू कितना हो जाएगा मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा मेरा, फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रेट 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर इंटू ds। अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थ्रू आउट द सरफेस क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी उसे बाहर निकाल दो। तो फ्लक्स मेरा कितना है, phi E इजिकल टू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन किसका होगा, ds का। ds को इंटीग्रेट करोगे तो थ्रू आउट द सरफेस, सरफेस कितनी होती है स्फीयर के, 4 पाई R स्क्वायर। रखो इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा ये 4 पाई R स्क्वायर। देख लो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, बच कितना रहा है मेरा, कितना बचेगा, phi E इजिकल टू कितना बचेगा 1/ε टाइम्स इंटू Q। और यही मेरा क्या है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट भी है कि जो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अराउंड एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ये था स्टूडेंट्स गॉस थ्योरम और उसका प्रूफ। अब कुछ सर्टेन पॉइंट्स जो हम लोग को ध्यान रखते हैं जब भी गॉस थ्योरम हम लोग करेंगे, वो देख लो। सबसे पहला पॉइंट, हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम रहेगा अगर चार्ज की वैल्यू सेम है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन्स सेम इफ चार्ज इज सेम एंड surface is different, surface dimensions surface dimension भी different। कि अगर हम लोग डिफरेंट सरफेसेस ले रहे हैं अराउंड ए चार्ज, लेकिन सब सरफेसेस में चार्ज की वैल्यू सेम है, तो फ्लक्स भी क्या होगा, सेम होगा। देख लो कैसे, सबसे पहले एक मेटेलिक स्फीयर ले लिया मैंने, ये इसके अंदर मैंने चार्ज रख दिया कितना Q, तो इसके अबाउट जो फ्लक्स होगा स्फेरिकल, ये जो फ्लक्स होगा फाई, सपोज मैं ये ले रहा हूं फाई E, सेम ही चार्ज मैंने क्या रख दिया, एक क्यूबॉइड के अंदर रख दिया। अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया डिफर हो जाएगा, लेकिन फ्लक्स जो रहेगा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, फ्लक्स सेम रहेगा। ये इसके अंदर मैंने चार्ज रख दिया, फ्लक्स अब भी क्या रहेगा, सेम रहेगा स्टूडेंट्स। थर्ड ले लिया मैंने, ये हो गया, ये हो गया, कोई भी एक डायमेंशन ले ली, इरेगुलर शेप ले ली सपोज, इसके अंदर अगर मैं चार्ज को रख देता हूं तो भी फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। फोर्थ केस ले लो, एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले ली, सपोज मैंने एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले ली, यहां पे मैंने चार्ज रख दिया Q, यहां भी फ्लक्स स्टूडेंट्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। सब जगह फ्लक्स जो रहेगा सेम रहेगा, चाहे ये ले लो फर्स्ट केस 1 2 3 4, चारों केसेस में जो फ्लक्स रहेगा वो सब में हमें क्या मिलेगा, सेम। तो फ्लक्स जो फिनोमिना है वो किसका फिनोमिना है, वो फिनोमिना है बेसिकली मेरा किसका, चार्ज एनक्लोजिंग द सरफेस एंड द मीडियम इन विच चार्ज आर केप्ट। अगर ये चार्ज किसी और मीडियम में रखा होगा तो फिर हम लोग एप्सिलॉन यूज नहीं करेंगे, उस मीडियम की परमिटिविटी यूज करेंगे। आई बात समझ में स्टूडेंट्स।
दूसरा फिनोमेना देख लो, अगर हमारे पास कोई सरफेस है स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई सरफेस है, इसके अंदर चार्ज है, एक भी हो सकता है, वो मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे प्लस क्यू हो गया, प्लस Q1 हो गया, प्लस Q2 हो गया, माइनस Q3 हो गया, बाहर प्लस Q4 है, Q5 है। तो जो नेट फ्लक्स होगा, जो हमारा नेट फ्लक्स होगा वो चार्ज जो अंदर होगा सरफेस का उसकी वजह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ना कि बाहर जो चार्ज होगा। बाहर सरफेस के अबाउट कोई भी चार्ज हो, हमें कुछ लेना देना है नहीं, हमें मेन कंसीडर रखना है, हमें अपने मेन कंसिडरेशन लेना चार्ज का विद इन द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज होगा वो ही बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए स्टूडेंट्स, फ्लक्स के लिए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, फर्स्ट चार्ज प्लस सेकंड चार्ज माइनस के थर्ड अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन। ये होगा स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट और देख लो कि अगर हमने कोई क्यूबॉइड के लिए सपोज फ्लक्स निकालना है, सपोज मेरे पास एक क्यूबॉइड है या क्यूब ले लो, अब इसके सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है इसके सेंटर में चार्ज, और तुमसे बोला जाए कि इसकी एक फेस में, किसी भी एक फेस में चार्ज निकाल के बता दो, किसी भी एक फेस में चार्ज कितना होगा। तो सिंपल मैं यहाँ एक क्यूब का केस ले रहा हूं पहले, तो हमें पता नेट फ्लक्स कितना होगा इस क्यूब के अक्रॉस, फ्लक्स E इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहां ले लेता हूं मैं, फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई E इक्वल टू कितना होगा, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होगा ना नेट फ्लक्स। बट ये नेट फ्लक्स किसके अबाउट होगा, ऑल फेसेस के अबाउट, इसकी सारी फेसेस के अबाउट। एक फेस के अबाउट निकालना है तो जितनी भी इसकी फेस है, कितनी फेस है इसकी, 6, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अबाउट ईच फेस। तो एक फेस के अबाउट निकालना, टोटल फेस कितनी है, 6 है, तो एक फेस के अबाउट कितना हो जाएगा, वन फेस कितना हो जाएगा तुम्हारा, जितना भी फ्लक्स है FIE अपॉन N से डिवाइड कर दोगे, या सिंपल कितना हो जाएगा Q अपॉन N एप्सिलॉन। ये फ्लक्स हो जाएगा एक फेस के अबाउट स्टूडेंट्स। तो ये था कॉन्सेप्ट मेरा गॉस थ्योरम का। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी, जिससे क्वेश्चन आना ही होता है हर साल बोर्ड में, 3 मार्क्स का डेरिवेशन आता है। तो 3 एप्लीकेशन देख लेते हैं, यहां तक तब तक कॉपी मान लो। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। तीनों में से एक डेरिवेशन बोर्ड में हर साल पूछा ही जाता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 3 एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम की। सबसे पहले हम लोग एक काफी लंबा वायर दे दिया जाएगा, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा। एक बड़ी सी शीट दे दी जाएगी जस्ट लाइक बोर्ड, और इस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तीसरा, अगर एक चार्ज मेटल सेल दे दिया जाए, हॉलो हो चाहे सॉलिड हो एक टाइप का, बट हमारे सिलेबस में हॉलो वाला है तो हम लोग हॉलो वाला डिस्कस करेंगे, कि एक हॉलो मेटल का सेल दे दिया, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है हमने। तो इन तीनों चीजों के लिए हम लोग यूज करेंगे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस। अब गॉस थ्योरम से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन गॉस थ्योरम की यूज करने की कंडीशन क्या है, हमने पहले ही बता रहा हूं, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू गॉस थ्योरम, तो हमें एज्यूम करनी पड़ेगी क्या, एक गॉसियन सरफेस। चलो देख लेते हैं कैसे। पहली एप्लीकेशन में स्टार्टिंग कर रहा हूं स्टूडेंट्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग चार्ज वायर। कि हमारे पास एक काफी बड़ा चार्ज वायर है। चार्ज वायर मींस इस पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और हमें पता है जब चार्ज किसी वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसकी जो डेंसिटी होती है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, लैम्डा से। और लैम्डा किसके बराबर होता है, जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अपॉन जितनी भी उसकी क्या है, लेंथ है। सपोज इस वायर की लेंथ कितनी है, L है, और इस वायर की वजह से बोला जाता है कि इस वायर से सपोज कोई पॉइंट है, ये है पॉइंट P, कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करके बताओ। सपोज ये वायर है, इस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इससे बोला जा रहा है कि एक पॉइंट है सपोज इससे कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो स्टूडेंट्स उस पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, है ना। तो उस पॉइंट के अबाउट हमने क्या करना, वो क्या है, पॉइंट। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फिनोमेना सरफेस का, तो हम लोग क्या मानेंगे, उस पॉइंट को मार्क करते हुए इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग क्या मान लेंगे, क्लोज सरफेस मान लेंगे,
क्योंकि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं गॉस थ्योरम से, तो चार्ज को हमें एनक्लोज करना पड़ता है सरफेस के अंदर। तो इन चार्जेस को मुझे अंदर बंद करना पड़ेगा सरफेस के, तो उसके लिए क्या माननी पड़ेगी मुझे? गॉसियन सरफेस। ये सपोज मैंने इसके अबाउट जितना भी बड़ा वायर था एक गॉसियन सरफेस मान ली, और गॉसियन सरफेस का जो डिस्टेंस होगी वो ही लेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमने। ये इस वायर के अबाउट हमने क्या मान लिया? एक गॉसियन सरफेस। ये थोड़ा सा ये स्टूडेंट्स, और हमें पता है गॉसियन सरफेस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? परपेंडिकुलरली क्रॉस करती है। सॉरी, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा मुझे। उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्रॉस ओवर करती है? परपेंडिकुलरली। ये सपोज मेरे पास यहां तक वायर है ये। अब यहां पे मुझे क्या करना है? ये गॉसियन सरफेस मैंने मार्क कर ली। ये अब चार्ज हो गया ना, इसके अंदर हो गया, एनक्लोज हो गया इस सरफेस के अंदर। अब जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना पड़ता है, वहां पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लिया। ये कितना ले लिया? वो ds। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो गॉसियन सरफेस के क्या होती है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर। तो ये ऐसे निकल रही होंगी। ये स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं? इस गॉसियन सरफेस के अबाउट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देंगे। और हमें पता है किसी भी गॉसियन सरफेस के अबाउट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो किसके इक्वल होता है? अकॉर्डिंग टू गॉस स्टेटमेंट फाई ई किसके बराबर होता है? 1/ε टाइम्स इनटू क्यू के होता है ना। दोनों को क्या कर देंगे? बराबर रखना पड़ेगा। जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा गॉसियन सरफेस के अबाउट वो किसके इक्वल होना चाहिए? 1/ε टाइम्स इनटू क्यू के। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अब यहां 3 सरफेसेस बन रही है। नॉर्मली तो पूरी क्लोज सरफेस है, ये बंद है, ये है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? 3 जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेना पड़ेगा। कौन कौन सी जगह? एक तो ये जो बेस वाला पार्ट है इसका, दूसरा ये दूसरा बेस है, और तीसरा बाहर की जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया बन रही है। अब यहां ध्यान से देखो, जो बेस वाला पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही है? ऊपर की साइड को ये ऐसे निकल रही है ना। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे होगा? ये, क्योंकि सरफेस ये है तो एरिया वेक्टर क्या होगा इसका? ये होगा ना स्टूडेंट्स। तो यहां पे एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच? ये इसका एरिया वेक्टर, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के बीच कितना? यहां कितना? 90। अब यहां निकालो, सेम फिनोमेना यहां होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस ओवर करेंगे, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऐसे। तो यहां पे भी फ्लक्स कितना? 0 हो जाएगा। अब बचा ये वाला पार्ट देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एरिया वेक्टर ले लिया मैंने ये सपोज, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन क्या है? यही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर, तो इनके बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। उसकी कंडीशन मैं अभी लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। ये ले लिया स्टूडेंट। तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? फाई ई इक्वल टू कितना होगा? थ्रू आउट द सरफेस, क्लोज लूप लगा लिया मैंने पूरी सरफेस के लिए, ds। अब पूरी सरफेस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 सरफेस हो जाएगी। ये पहली वाली ये ले लो, फर्स्ट ये मार्क कर लो, सेकंड ये हो गई मेरी, और थर्ड कौन सी होगी? ये वाली, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? पहली सरफेस के अबाउट E डॉट ds प्लस दूसरी सरफेस के अबाउट E डॉट ds प्लस तीसरी सरफेस के अबाउट E डॉट ds हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। एंगल ले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, ये कितना हो जाएगा? पहली सरफेस के अबाउट E ds cos 90 डिग्री, दोनों के बीच। सेम वे में दूसरी सरफेस के अबाउट कितना हो जाएगा? E ds cos 90 डिग्री, और थर्ड सरफेस में कितना हो जाएगा? E ds cos 0 डिग्री हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। ये दोनों कंपोनेंट कितने हो जाएंगे? 0 प्लस 0 प्लस ये कितना हो जाएगा? E ds हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। अब
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस गॉसियन सरफेस के अबाउट, देखो डिस्टेंस तो सब जगह सेम है ना, डिस्टेंस तो सब जगह सेम है, यहां ले लो यहां ले लो, सेम रहेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बाहर ले लो, और ये किसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, किसे इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स, इसका कर्व सरफेस एरिया। और हमें पता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, E इंटू 2πRh होता है ना कर्व सरफेस एरिया, लेकिन यहाँ हाइट नहीं ले रहे, यहाँ हम लोग क्या ले रहे हैं L, तो 2πRL। ये हो गया फ्लक्स गॉसियन सरफेस के अबाउट। नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम क्या बोलती है, गॉस थ्योरम बोलती है कि जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, अगर सरफेस एनक्लोज कर रही है चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल लिखो फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोलती है, जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, 1/ε टाइम्स इनटू क्यू के। दोनों को कंपेयर कर दो, इसे सेकंड इक्वेशन मान लो, सॉरी ये हो जाएगी फर्स्ट और वो हो जाएगी सेकंड, दोनों को इक्वेट कर दो। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 कितना हो जाएगा ये मेरा, E.2πRL इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स इनटू क्यू हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, और E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2πε, एक साइड लिख लो क्योंकि कांस्टेंट में आएगा, और Q/RL एक साइड लिख लो। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग चार्ज वायर। अब और थोड़ा सा इसे आगे ले लेते हैं, तो 1/2πε कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली मोशन हो गया किसके, सॉरी एक फॉर्मूला और रह गया अभी, एज हमें पता है एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है Q/L, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/2πε, Q/L की जगह क्या आ जाएगा, λ/R हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। अब यहां अगर हम लोग फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो यहां जो इलेक्ट्रिक, ये कांस्टेंट पार्ट है, इसे हटाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। तो जितना ज्यादा चार्ज हम लोग वायर को देंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। एज फ्रॉम एक्सप्रेशन हमें क्या मिल रहा है रिजल्ट, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। तो जितना भी हम लोग चार्ज से दूर जाएंगे, जितना भी हम लोग चार्ज से दूर जाएंगे, सॉरी वायर से दूर जाएंगे, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। हैंस ongoing, hence electric ongoing, hence on increasing charge density electric field increases and on increasing distance electric field decreases, तो जितना भी हम लोग चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। अब ये था मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज वायर। अब लोग स्टेटमेंट, सॉरी consider a uniformly charged wire having length small l to calculate electric field due to this wire at distance small r from it. Let us assume a Gaussian surface
सरफेस अराउंड वायर देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देंगे, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इक्वल रख देंगे किसके, गॉस थ्योरम के, गॉस के स्टेटमेंट के बराबर, और आ जाएगा हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये था स्टूडेंट्स फर्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड एप्लीकेशन। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सेकेंड एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमने ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज मेटल शीट, कि एक बहुत बड़ी शीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो शीट बहुत बड़ी है, काफी बड़ी शीट है एक टाइप का, ऐसा नहीं कि शीट बहुत बड़ी है। देखो स्टूडेंट्स, अब हमने जैसे ये बोर्ड ही है सपोज, इस पे पूरे पे इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली। मैंने क्या किया, एक पॉइंट मार्क कर लिया यहां पे, और मुझसे बोला जाता है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ इस शीट की वजह से। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है शीट से वो कितनी है, लगभग एक इतनी वैल्यू है। लेकिन शीट को देखो, शीट को कंपेयर करो इस पॉइंट से, तो शीट जो है इस पॉइंट के कंपैरिजन में काफी बड़ी है। इस वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसे इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज मेटल शीट। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट लॉन्ग है, बनाना ही पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा हम लोग, बट कंपेयर करते हैं जब उस डिस्टेंस को उस शीट के, तो क्या हो जाएगी बेसिकली, वो पॉइंट डिस्टेंस जो हो जाएगी वो बहुत कम होगी उस शीट के कंपेरिजन में। इसी वजह से हम लोग इसे ट्रीट करते हैं जस्ट लाइक इनफाइनाइट लॉन्ग। तो अब हमसे बोला जाता है कि इस शीट की सर्टेन डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, ये हमने एक पॉइंट ले लिया एक P ये, और इसकी जो डिस्टेंस है शीट से वो कितनी है, R ले ली सपोज। ये जो शीट के चार्जेस है यहां से मैंने ले ली, इसकी डिस्टेंस कितनी, R। ये अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने से पहले चार्ज को हमें सरफेस के अंदर एनक्लोज करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी। तो इस पॉइंट P के अबाउट मैंने गॉसियन सरफेस मान ली, ये सपोज मैंने गॉसियन सरफेस मान ली। ये ले ली स्टूडेंट्स मैंने गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस में जब लूंगा तो ये चार्ज कंसीडर किया जाएगा, ये वाला चार्ज। अब ये चार्ज किस में एनक्लोज हो गया, सरफेस के अंदर क्या भी एनक्लोज हुआ, ये बताओ। ये शीट है सपोज, ये वाला मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया, बट क्या चार्ज, ये वाला जो चार्ज है इसके अंदर क्या भी एनक्लोज हुआ, ये अभी नहीं हुआ, क्योंकि एक साइड से एनक्लोज्ड है, अभी दोनों साइड से एनक्लोज नहीं हुआ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बैक में भी एक क्या लेनी पड़ेगी, गॉसियन सरफेस मार्क करनी पड़ेगी उतनी ही डिस्टेंस तक। तो अब ये चार्ज हो जाएगा, ये एनक्लोज हो जाएगा सरफेस के अंदर, है ना स्टूडेंट्स। ये R मार्क कर लिया मैंने। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे चलती है, चार्ज के परपेंडिकुलर चलती है ना, तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर है। सेम वे में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगी इसे, बट क्या ऐसे क्रॉस ओवर करेंगी इसे स्टूडेंट्स, देखो क्या ऐसे क्रॉस ओवर कर रही है इसे, नहीं, ऐसे क्रॉस ओवर इसे नहीं करेंगी। फिर क्या हो जाएगा, देखो ये इसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, इसे जो क्रॉस ओवर करेंगे उनका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एरिया वेक्टर 90, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे निकले तो दोनों के बीच एंगल कितना, 0। तो मेन जो हम लोग लेंगे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंगे, वो किसके अबाउट लेंगे, ये वाले पोर्शन के अबाउट। तो उसका एक छोटा सा पोर्शन ले लो, जैसे पीछे करते थे, कितना पोर्शन ले लिया, वही ds ले लिया ना हमने, एक टाइप का ds ले लिया। अब इसका जो एरिया माना हमने इस गॉसियन सरफेस का, ये जो पोर्शन बना ये a मान लिया, ये जो एरिया है इसका ये कितना हो जाएगा, a। तो सिमिलर वे में इसका भी एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, a हो जाएगा ना, एक टाइप का। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन गॉसियन सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा कितना हो जाएगा, फाई E इक्वल टू फिर से E डॉट ds हो जाएगा। अब यहां 3 है, फिर से ये वाला, सॉरी 2 है इस बार, ये वाला और ये वाला, सिमिलर वे में ये वाला और ये वाली सरफेस एरिया। तो ये वाला तो हम लोग क्या ले लेंगे, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। मेन जो होगा हमारा किसके अबाउट होगा, इस एरिया के अबाउट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E कांस्टेंट रहेगा, देखो क्योंकि डिस्टेंस यहां से भी सेम है और यहां से भी सेम है, तो E इंटू इंटीग्रेट किसे करेंगे हम लोग, ds को। तो E ds क्या है, बेसिकली सरफेस एरिया टोटल, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया कितना है इसका, A, लेकिन यहां भी हमने गॉसियन सरफेस मानी हुई है ना, ये भी गॉसियन सरफेस है, तो इसके अबाउट भी एरिया कितना हो जाएगा, 2A। तो पहले इसे 2 में लिख लेता हूं, मैं एक काम करता हूं, ये नेट जो इलेक्ट्रिक, ये 2 ले लो सरफेस पहली, अभी तो कंप्लीट ले लो, इसके बाद इसे 2 में डिवाइड कर दो। पहली सरफेस एरिया E ds डॉट ds और दूसरी
ई डॉट डी एस, ये पहली मार्क कर लो, दिस इज फर्स्ट एंड दैट वन इज सेकेंड। तो कितना हो जाएगा, दोनों में पहले एंगल लगा लो, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि ये ही डायरेक्शन है किसकी, एरिया वेक्टर की, और यही डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। सेम वे में यहाँ हो जाएगा सेकेंड गॉसियन सरफेस, ई डी एस कॉस 0 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये, ई डी एस प्लस ई डी एस, इंटीग्रेट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस सेम है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी एस को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, प्लस सेम वे में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, डी एस को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ई ये कितना हो जाएगा, एरिया है, प्लस ई ये कितना हो जाएगा, एरिया है, तो कितना हो जाएगा 2E A, या E इंटू 2E ले लो, 2E A, ये हो जाएगा क्या, फ्लक्स गॉसियन सरफेस के अबाउट। नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम, अब क्या ले लो, गॉस थ्योरम ले लो, फ्रॉम गॉस थ्योरम। अब गॉस भाई साहब क्या बोलते हैं, गॉस भाई साहब तो अपनी एक ही बात बोलते हैं कि फाई ई किसके बराबर होना चाहिए हमेशा, 1/ε टाइम्स इनटू क्यू के। दोनों को कंपेयर कर दो, सेकंड इक्वेशन, इसे फर्स्ट ले लेना, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कितना हो जाएगा ये, ई 2EA इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स इनटू क्यू। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन, इसे 1/2 एप्सिलॉन एक साइड लिख लो, इंटू Q अपॉन Q अपॉन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। अब मैंने 2 यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि Q अपॉन एक मेरा फॉर्मूला बनता है एज सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, Q अपॉन A, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। आई बात तो समझ में। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट। अब यहां एक चीज ध्यान दो, क्या यहां डिस्टेंस का क्राइटेरिया आ रहा है, नहीं, तो डिस्टेंस कितनी भी तुम लोग लेते जाओ, इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी होगा, तो डिस्टेंस बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारे किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ये थी सेकेंड एप्लीकेशन। अब इसका एक बी पार्ट भी है, इसमें हमने ली है एक सीट, वहां लेंगे हम लोग क्या, 2 सीट। तो इसका हमारे पास एक छोटा सा सेकेंड डेरिवेशन लेना पड़ेगा, उसका यूज हम लोग करते हैं कैपेसिटर डिजाइन करने में। ये इसका बी पार्ट लेते हैं हम लोग, सेकेंड का बी, वो ए पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, क्या लेंगे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्ज्ड मेटल सीट, 2 लॉन्ग चार्ज मेटल सीट ले लो। इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 2 मेटल की सीट ले लेते हैं, ये सीट ए है और ये ले ली हमने दूसरी मेटल की सीट, और दोनों को बेसिकली आइडेंटिकल रख दिया, पैरेलली रख दिया। ये स्टूडेंट्स ये बी सीट है हमारी। अब इस पे हमने चार्ज दे दिया, और इस पे भी मैंने क्या दे दिया, चार्ज दे दिया। सब वो पॉजिटिव भी दे सकते हैं हम लोग, नेगेटिव भी दे सकते हैं, बट डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा बस इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव से नेगेटिव की साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलती है। तो जो पॉजिटिव होगा बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। इसकी डेंसिटी मैंने ले ली सिग्मा ए, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ले ली मैंने सिग्मा बी। अब मुझे इन 2 चार्ज सीट की वजह से क्या कैलकुलेट करना है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन 2 सीट्स की वजह से 3 जगह पे हमें मिलेगा। सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सीट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे भी निकल रही होंगी, इससे भी निकल रही होंगी इधर की साइड को, बीच में मिलेगा, और थर्ड इधर साइड राइट हैंड साइड। तो 3 जगह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। पहला पॉइंट सपोज मार्क कर लेते हैं पी पॉइंट, एक मिडिल में होगा क्यू पॉइंट, और एक इधर होगा दैट इज आर पॉइंट। ये 3 जगह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे।
तो पहले देख लेते हैं पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे ध्यान से देखो, ये सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, इधर को निकल रही होंगी ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होगी, ये ले ली सपोज मैंने ई ए ये। लेकिन ध्यान से देखोगे जब हम लोग इधर को चलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग में देखोगे तो इधर को क्या लिया जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन जो होती है नेगेटिव। सेम वे में पॉजिटिव की वजह से इधर को चल रही होगी एक फील्ड लाइंस, ये भी क्या होगी, ये माइनस के ई बी हो जाएगी स्टूडेंट्स, हो जाएगी ना। बीच में लेंगे तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक इधर से ई ए, ये वाला जो होगा प्लस का होगा, और इधर वाला जो होगा क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, माइनस के ई बी। यहां ले लो, फिर से दो फील्ड हो जाएंगे, पॉजिटिव ई ए और पॉजिटिव ई बी हो जाएंगे ना स्टूडेंट्स। तो कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग किस पे, पॉइंट P पे। तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, EP। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट वाला फॉर्मूला कितना होता है, दैट इज सिग्मा ए, सॉरी पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ले लेता हूं, माइनस के ई ए रिजल्टेंट है प्लस माइनस के ई बी। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के ई ए माइनस के ई बी हो जाएगा ना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सीट कितना हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन हो जाएगा स्टूडेंट्स। सिमिलर वे में यहाँ सिग्मा बी अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन और माइनस मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी हो जाएगा। नेगेटिव साइन ओनली रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इधर की साइड को होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे इज इक्वल टू द सम ऑफ चार्ज डेंसिटीज ऑफ बोथ द सीट्स। नाउ एट पॉइंट P था, अब ले रहा हूं मैं Q पे। तो Q पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड EQ कितना हो जाएगा, जो सीट 1 की वजह से लगेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, B की वजह से लगेगा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो EA प्लस माइनस ई बी दैट इज इक्वल टू ई ए माइनस ई बी। तो कितना हो जाएगा, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस के सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो ये यहाँ कॉमन ले लो, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो डिफरेंस करके मिलेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो दोनों सीट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंस की वजह से मिलेगा। तो अगर दोनों मेटल की सीट हम लोग या पॉजिटिव चार्ज के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा हमें, या कम मिलेगा। बट अगर इसे हम लोग नेगेटिव कर दें, कैपेसिटर जब बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम यहाँ होता है, और सीट जो लेते हैं हम लोग कंडक्टिव लेते हैं बेसिकली। तो इधर की साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलता है, बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट पे निकाल दो एट पॉइंट R। तो अगर R पे निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट R कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ई ए प्लस ई बी। ई ए कितना होगा, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन, और ये कितना होगा, सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन कॉमन ले लो, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा किस पे, R पॉइंट पे। ये तो ये हो गया फर्स्ट P पॉइंट पे, ये Q पॉइंट पे और ये R पॉइंट पे। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्ज मेटल सीट। कंडीशन ले लेते हैं, कंसीडर then electric field. अब इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम लोग 3 जगह फाइंड कर लेंगे। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज मेटल सीट्स। लास्ट डेरिवेशन हमारा रह गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेल।
हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज हॉलो मेटल सेल। एक चार्ज हॉलो मेटल सेल है, सपोज ये मेरे पास एक मेटल का सेल है, इसका रेडियस जो है कैपिटल आर है। अब जैसे मैं इसके सेंटर को चार्ज दूंगा, जैसे मैं इस पे चार्ज सेंटर पे रखूंगा, तो प्रॉपर्टी होती है किसी मेटल सेल की, वो सेंटर पे चार्ज नहीं रहता, वो बेसिकली कहाँ जाता है, उसकी सरफेस पे। तो इसकी सरफेस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे ना स्टूडेंट्स। सॉरी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस के ऊपर आ रहा है ना ये। अब चार्ज इस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमसे क्या बोला जाता है, इस चार्ज की वजह से या इस मेटल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 पॉइंट्स पे हमने निकालना है। एक आउटसाइड द सेल, एक पॉइंट मार्क कर लेंगे हम लोग आउटसाइड द सेल, दूसरा बोलेगा वो सरफेस ऑफ द सेल, और तीसरा इनसाइड द सेल। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट पी पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज सेल, सबसे पहले ए पॉइंट मान लेते हैं, इसमें हम लोग क्या, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। तो आउटसाइड द सेल पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी पे हमें क्या माननी पड़ेगी, गॉसियन सरफेस। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P outside the cell, point P outside the cell having radius, sorry having distance, वो जो डिस्टेंस ले ली मैंने वो कितनी ले ली, x ले ली, सपोज x फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x है। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो लार्ज हो जाएगी किससे, रेडियस से, है ना। तो पॉइंट P पे, वो जो पॉइंट P है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है इसकी, x है सपोज। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। जहाँ पे भी हमें बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ता है तो क्या मान लेंगे, गॉसियन सरफेस मान लेंगे। ये एक गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, एलिमेंट्री एरिया ds, और हमें पता है चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, ये निकल रही होंगी ना स्टूडेंट्स, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे होगा, एन कैप, ये होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन ये है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिस्टेंस एक्स ए एट सेंटर, एज्यूम ए गॉसियन सरफेस। Gaussian surface around it। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, तो फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, वही जितनी भी गॉसियन सरफेस है E डॉट ds, है ना। तो यहाँ जो गॉसियन सरफेस होगी वो कैसी होगी, बेसिकली स्फेरिकल। और यहाँ से जब डिस्टेंस नापेंगे हम लोग, सेंटर से जो चार्ज दिया था वो डिस्टेंस नापेंगे, तो वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल रहेगी ना। तो जब डिस्टेंस इक्वल है गॉसियन सरफेस के थ्रू आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो कांस्टेंट होगा। तो फाई ई ले लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू, ई तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करेंगे किसे, ds को। और ds क्या है मेरा, टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया मेटल स्फीयर का, सॉरी टोटल सरफेस एरिया लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई x स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अबाउट लेना है ये। तो गॉसियन सरफेस की डिस्टेंस कितनी थी, x, तो फाई ये आ गया किसके अकॉर्डिंग, गॉसियन सरफेस के अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स इनटू q सेकंड। दोनों को इक्वेट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स इंटू क्यू। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर। ये स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अबाउट द गॉसियन सरफेस या उस पॉइंट P पे। अब दूसरा पॉइंट ले लेंगे हम लोग B, दूसरा पॉइंट B ले लेते हैं। ऑन सरफेस ऑफ सेल, तो स्टूडेंट सरफेस ऑफ सेल पे
हम लोग इस पॉइंट को लेके आएंगे, पॉइंट पी को, तो सरफेस ऑफ सेल पे जो पॉइंट पी हो जाएगा वहां पे गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी। तो लगभग जो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी पॉइंट पी की और इसकी बराबर हो जाएगी एक्स की। एक्स किसके बराबर हो जाएगा, आर के। देन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिंपल बस चेंज कर दो किसमें, एक्स की डिस्टेंस को चेंज कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना हो जाएगा ये, Q अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा किस पे, सरफेस पे। लास्ट पॉइंट रहेगा C, इनसाइड द सेल या सेंटर, इनसाइड द मेटल सेल। तो इनसाइड द मेटल सेल देखेंगे, मैंने पहले ही बताया जब भी किसी हॉलो मेटल सेल के हम लोग सेंटर पे चार्ज देते हैं तो सेंटर पे नहीं रहता, वो उसकी सरफेस पे आ जाता है, क्योंकि चार्ज जो फिनोमिना है वो सरफेस का है, मैटर से रिलेटेड है ना चार्ज। यहाँ खाली स्पेस है, वैक्यूम है, यहाँ थोड़ा एक टाइप का चार्ज डिसाइड करेगा, तो सारा का सारा चार्ज किस पे आ गया, सरफेस पे। तो जब अंदर ही कोई चार्ज नहीं है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर, नहीं। एज नो चार्ज resides hollow metal cell, then electric field inside be 0। Q ही 0 हो जाएगा इनसाइड सेल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन क्या, डिस्टेंस जो भी है अंदर लेंगे, जो भी डिस्टेंस मानोगे, अगर स्मॉल आर मान रहे हो तो, या स्मॉल एक्स जो भी मान रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा तुम्हारा 0। डिस्टेंस स्मॉल आर मान लेना, अंदर कोई पॉइंट ले ले, स्मॉल लेस देन कैपिटल। तो अगर कहीं भी कोई पॉइंट हम लोग मानेंगे इनसाइड द सेल, तो वहां पे जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा मेरा, 0। अब ग्राफ देख लेते हैं एक बार कि अगर तीनों रीजन में हमने ग्राफ ड्रॉ करना हो, ग्राफ फॉर चार्ज मेटल सेल, तो ग्राफ ओनली, ग्राफ क्या होगा, ये हमने कंपोनेंट लिया है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये कंपोनेंट लिया किसका, डिस्टेंस का, ये सेंटर से 0 यहां तक, ये r ले लिया, जो मेरा रेडियस है आउटसाइड x ले लिया, ये डिस्टेंस और बढ़ती जा रही है, x नहीं लेंगे और डिस्टेंस यहाँ x की फॉर्म में क्या हो रही है तुम्हारी, बढ़ती जा रही है। तो हमें पता है 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस रीजन से सरफेस तक कितना होगा, 0। ये और सरफेस तक आते कितना हो जाता है हमारा, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है मैक्सिमम होता है कितना, 1 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना है, Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, है ना। यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ क्या पे मैक्सिमम है, और जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये डिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ये यहां से x को बढ़ रही है, ये तो ये ग्राफ हो जाएगा हमारा किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक 0 रहेगा और यहां पे मैक्सिमम, और उसके बाद वो डिक्रीज होते जाएगा। ये तो ये है ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस फॉर ए हॉलो मेटल सेल। ये हम लोग यहाँ स्टूडेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एक बार रिवाइव कराऊंगा पूरे, और सारे जो फॉर्मूले उससे रिलेटेड वो कराऊंगा, उसके बाद में स्टार्टिंग कराऊंगा आप लोगों को स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स। तो प्लीज इस चैप्टर को एक बार रिवाइज मार लो और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स।